हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, आप देख रहे हैं क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 8 और सेट इन द मार्केट। तो हम बात कर रहे थे गाइस, तो देखिएगा इस चित्र में जो आज का पहला कोटेशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है नियर दिल्ली की, जहाँ पर ये चीज़ें ऐसे बनती हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जो इरोड़ का जो व्यापारी होता है वो बुनकर द्वारा कपड़ा दिल्ली के आसपास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाले फैक्ट्री उनका उपयोग करते हैं, कमीज़ें बनाती हैं, कमीज़ों को विदेश से खरीद कर उसका निर्यात भी करती हैं ये कभी कभी। और कमीज़ों को विदेश ग्राहकों में अमेरिका या फिर यूरोप जैसे व्यापारी भी जो रोस्टर्स की श्रृंखला में आते हैं, ये बड़े बड़े रोस्टर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। आपको मालूम होगा इस आयात और निर्यात ये है अपने बेस पर ही उनको करते हैं, या हम कहें कि अपने बेस पर ही उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। माल देने के लिए न्यूनतम मूल्य पर कितना देना है, कितना नहीं देना है, वस्तु विनिमय दर क्या है, ये इनको भली भांति प्रकार से प्राप्त होती है। साथ ही गाइज वे जो सामान है उसकी उच्चतम स्तर की गुणवत्ता, समय पर सामान देने की शर्त रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी शक्ति से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश भी करता है। ग्राहकों की इस ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्च में कटौती करने का प्रयत्न भी करते हैं। इसके साथ साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि जो ग्राहक हैं वे इस प्रकार से प्रेशर बढ़ाते हैं कि आयात या फिर निर्यात कारखाने खर्च में कटौती का प्रयत्न आपस में कर सकें। वे कम काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ बढ़ाते हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र दे देते हैं। तो जैसे कि ये आगे को मैं आपको एक इसमें डायग्राम दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि मज़दूरों का भुगतान किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से नहीं। जैसे देखिए, द इम्पैक्स गारमेंट्स फैक्ट्री है 70 वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम आर द वुमेन, यानी 70 कामगार हैं और अधिकांश उसमें महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगार को अस्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जों को मिलता है जो लगभग 3000 प्रति माह होता है। स्त्रियों की सहायक के रूप में धागे काटना, बटन काटना, इस्त्री करने या पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी भी इस्तेमाल की जाती है। आप देख रहे हैं गाइस, पेमेंट ऑफ वर्कर्स, आप देखिएगा कि दर्जी कितना लेता है, इस्त्री करने वाला, प्रेस करने वाला कितना लेता है, जाँच करने वाला कितना लेता है, धागा काटने वाला कितना लेता है। यही क्रम अगर द सेट द यूनाइटेड मार्केट ऑफ अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर क्या है गाइस, ये देखिएगा आप, तो वहाँ पर भी इसके तर्क अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, जो अ नंबर ऑफ सेट्स आर इन डिस्पोज इन द लार्जली क्लोज शॉप्स इन द यूनाइटेड स्टेट एंड आर प्राइज्ड इन एट 26, दैट इज ईच सेट सेल्स फॉर 26 और अराउंड 1800, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बड़ी जो कंपनी है, तो दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 है, अर्थात हर कमीज़ का डॉलर 1800 रुपये के आसपास वो बनता भी है। जैसे नीचे दिया गया है, देखिए एक छोटा सा मुनाफा आपको प्रॉफिट्स के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। और अब पूछा भी गया है कि कमीज के जो व्यवसायी हैं वो दिल्ली में किस प्रकार से तर्क करते हैं, किस प्रकार से रीजन्स लेते हैं। और दुकानों पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज़ $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाती है। और नीचे इसका इस्तेमाल भी दिया गया है कि कमीज़ों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यात कमीज लेने के लिए प्रति कमीज़ के हिसाब से कितना ख़रीदा है, कितने में उसे लिया है और कितना उसको प्रॉफिट्स या फिर मुनाफा हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर की गई है। गाइस, अब बात आती है कि हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन कौन होते हैं, मैं आपको बता दूं। सो इस बाज़ार की एक श्रृंखला के रूप में उत्पादित को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की जो हर कड़ी है उसे खरीदना बेचना होता है। फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे।
क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाज़ार में लाभ कमाया जबकि कुछों को खरीदने बेचने के से कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस पर तालिका बना सकते हैं? तो आप देखिएगा नीचे एक यहाँ पर एक तालिका भी दी गई है जहाँ पर अच्छे रूप से बताया गया है कि मार्केट्स में किस तरीके से चीज़ों को आयात या फिर निर्यात किया जाता है या इन तर्कों को लेकर आगे को बढ़ाया जाता है। इसके बारे में भी कहीं ना कहीं ये किया गया। इसके बाद आती है गाइस मार्केट एंड इक्वलिटी, बाज़ार और समानता क्या है, मैं आपको बता दूँ पुनः। तो जो फॉरेनर हैं वो बिजनेस पर्सन से मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। जो विदेशी व्यापारी हैं या बाज़ार में अधिक मुनाफा जिसे कमाते हैं उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा है। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल में केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूरी लायक ही करा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटे किसान इरोड़ा के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके स्थान का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाज़ार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त रूप से नहीं होगा तो कैसे क्या कुछ होगा, इसके बारे में भी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिएगा गाइस ये मार्केट देखिएगा, ये मॉल या शॉप कोई हो सकता है। यहाँ पर जो रेडीमेड वस्त्र हैं वो मिलते हैं और अलग अलग प्रयासों से उनकी कीमत क्या क्या निर्धारण होगी उसके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। आगे होता है गाइस कि जब एक बाज़ार लोगों को काम करने या उन चीज़ों को बनाने के लिए बेचने के अवसर प्रदान करता है तो उगाते या फिर बनाते समय वो आगे बढ़ जाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है, बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाज़ार से धनवान या शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसके पास पैसा होता है या फिर अपने कारखाने हैं या बड़ी बड़ी दुकानें हैं या ज़मीनें हैं, गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोग पर निर्भर हैं, तो उनके ऊपर ऋण के लिए एक छोटी सी किसान वस्त्र योजना के मामले भी हुए हैं जिसे हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं या सामान बेचने के लिए नौकरी प्राप्त करने के जैसा वस्त्र के कारखाने में प्रयोग करते हैं। इस निर्भरता के कारण बाज़ार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं या कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में या इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस भी किया था और इसको सही से हम प्रपोजल भी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सामान है वो किस प्रकार से कैसे हो सकता है। सो गाइस ये चैप्टर नंबर 8 यही फिनिश होता है क्लास 7th का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। इसके बाद आपका लास्ट एक चैप्टर बना है 9, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ समझाया जा रहा है, उसके असाइनमेंट कंप्लीट पढ़ाने के बाद आपसे पूछे जा रहे हैं उसका आंसर आप भलीवत प्रकार से देंगे, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। और गाइस तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी वो आप मुझे उस पर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग गाइस। थैंक यू।